हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल। आज हम लोग SA 402 ऑडिट कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे एक होता है यूजर एंटिटी, उसमें अपॉइंट कौन होता है? यूजर ऑडिटर। एक होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कौन अपॉइंट होता है? सर्विस ऑडिटर। अब ये क्या है? अब ये यूजर एंटिटी है जिसका ऑडिट कर रहा है। जो भी ऑडिटर है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर ऑडिटर। अब इन्होंने क्या किया है, जो भी ये यूजर एंटिटी है, इसने हमने थोड़े बहुत मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें काम अपने आउटसोर्स कर दी है। एग्जाम्पल कि सेल्स को लेके चले, जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होगी ये लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाले ही करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो एक यूजर ऑडिटर है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उसको चेक करे। यूजर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सेल्स वगैरह जैसे कोई रिकॉर्ड कर रहा है ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसको वो देखे, अंडरस्टैंड करे कि कौन कौन से वो कैसे क्या रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे क्या इनके खुद के कंट्रोल्स है इसको लेके। तो और जो भी ऑडिटर ये लोग अपॉइंट करते हैं, सर्विस ऑडिटर उसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है उनके इंटरनल कंट्रोल्स को लेके, कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग वगैरह को लेके ये ओपिनियन देता है। ये थोड़ा बाद में आपको मैं बताऊंगी इसके बारे में। तब ये आ गया। अब मेन आता है कि वही है कि हम लोग जो भी ऑडिटर है, अगर जो भी एंटिटी है, अगर वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, तो जो ऑडिटर है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर ऑडिटर, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे उसको फुलफिल करने होंगे। तो ये SA 402 तब एप्लीकेबल हो जाता है। स्कोप की बात करें तो दिस SA डील्स विद यूजर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी to obtain sufficient and appropriate audit evidence when user entity uses services of one or more service organization. Specifically, it expands on how user auditor applies 315 and 330. मीन्स अभी ऐसा है कि जो ये यूज़र ऑडिटर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो देखेगा, अंडरस्टैंड करेगा और यूज़र ऑडिटर कि कैसे क्या है, तो वो क्या अप्लाई करेगा 315 और 330। 315 में वो क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी, प्लस उसके इंटरनल कंट्रोल्स को लेके जो हम लोगों ने पढ़ा था 315 में। और 330 में ये क्या करेगा, ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, ये रिस्पॉन्स करता है प्रोसीजर परफॉर्म करके, ये रिस्पॉन्स करेगा। और ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, जो कि दो होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो ये यहाँ यही बोल के रखा हुआ है कि 315 और 330 दोनों परफॉर्म करेगा इन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर एंटिटी इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स रेलिवेंट टू द ऑडिट सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। हम लोग 315 क्यों परफॉर्म करते हैं, हम लोग ये देखते हैं क्योंकि ऑडिट क्या होता है, रिस्क बेस्ड होता है। वो हर जगह का प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता, हर चीज़ को चेक नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो 315 के अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो क्या करेगा, ये देखेगा कि कैसी क्या एंटिटी है, कहाँ कहाँ इसके रिस्क ज़्यादा है, कहाँ कहाँ कम है। जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर वो 330 के थ्रू वो रिस्पॉन्स करेगा, TOD करेगा और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा या फिर TOC करेगा। तो इसलिए हम लोग को रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए 315 हम लोग यूज़ करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में हम लोग 330 यूज़ करते हैं। Service organization services are part of user entities information system, including related business process relevant to financial reporting. If these, क्योंकि हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, सर्विस उनको बोल रहे कि आप परफॉर्म करो, तो ऐसा हो जाता है कि ये कौन कौन सी सर्विस हम लोग फिनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा है कि अगर वो किसी और चीज़ के लिए आउटसोर्स कर रहा है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी के रिपेयरिंग के सर्विस, ऐसे कुछ भी और दूसरे जो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो हम लोग उसको देखेंगे ही नहीं, जो कि रेलिवेंट हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। क्योंकि यूजर ऑडिटर क्या करता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन फॉर्म करता है, इसलिए वो देखिएगा कि कौन कौन से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ली है यूजर एंटिटी ने, जो कि रेलिवेंट है अपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके। इफ दीज सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, कब कब इंपॉर्टेंट होगी वो, जब वो अफेक्ट करता है, किन किन को अफेक्ट करेगा, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इन यूजर एंटिटीज ऑपरेशन देर आर सिग्निफिकेंट टू द यूजर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी प्रोसीजर्स को लेके, वेदर बोथ IT या फिर मैनुअल सिस्टम बाय विच यूजर एंटिटीज ट्रांजेक्शन्स, वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस्ड करता है, इनिशिएट करता है, करेक्टेड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये इन सबको इफेक्ट कर रहा है तो ही हम लोग उसको रेलिवेंट मानेंगे। रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स
supporting information, specific accounts that are used to initiate, record, process and report entities transactions. How a information system captures, अगर ये इफेक्ट कर रहा है इन सबको, आप याद रखना इफेक्ट कौन कौन सी चीजें कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है हाउ यूजर, इफेक्ट मीन्स क्या, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज इन सब चीजों को अगर इफेक्ट कर रही है तो ही हम लोग उसको रेलिवेंट मानेंगे. How user entities information system captures events and transactions, events and conditions other than transaction which are significant to the financial statements. Control surrounding journal entry, including non-standard journal entries used to record non-recurring unusual transaction or adjustments. Financial reporting process used to prepare user entities financial statement, जो भी इफेक्ट कर रहा है अगर अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह को, डिस्क्लोजर्स को, तो हम लोग उसको रेलिवेंट मानेंगे. अब हम लोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजर ऑडिटर के क्या क्या है. व्हेन यूजर ऑडिटर यूजर्स सर्विसेज ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन user entity to obtain understanding of the nature and significance of the service provided by the service organization. Obviously मैं देखूंगी कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रही है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से है कि नहीं सही, तभी मैं उस पर अपना प्रोसीजर्स वगैरह तब परफॉर्म करूंगी. एंड द इफेक्ट ऑन यूजर एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जहाँ रिस्क वहीं पे हम लोग अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे. टू डिजाइन एन ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू दोस रिस्क. 330 और ये क्या है 315. अब क्या है डेफिनेशंस की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटीज कंट्रोल मींस कि जो भी कंट्रोल्स दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स इन डिजाइन ऑफ इट्स सर्विसेज विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूजर एंटिटी. मींस ऐसा बोल दे कि अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, सेल्स को लेके ये लोग क्या करती है, ये लोग रिकॉर्ड वगैरह करते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह करते हैं और जो भी चीज़ें होती है दूसरी चीज़ें करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, इनको सबमिट कर देते हैं अपना रिपोर्ट. और यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये ऑथराइज होता है. तो ये कंट्रोल ऑथराइज करना मतलब क्या है कि ये लोग भी कंट्रोल्स लगा रहे हैं, यूजर एंटिटी भी इस सेल्स पे कंट्रोल्स लगा रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटीज कंट्रोल्स. तो कंट्रोल्स दैट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम्स इन डिजाइन ऑफ इट्स सर्विसेज मीन्स उनको पता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कि ये जाके वहाँ पर ऑथराइज होगा तभी ये पास होगा, विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूजर एंटिटीज. रिपोर्ट्स ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. टाइप 1 रिपोर्ट. अब टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है, टू टाइप की रिपोर्ट होती है, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट. टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, जो सर्विस ऑडिटर होते हैं, ये जो सर्विस ऑडिटर होते हैं ये 2 टाइप की रिपोर्ट इशू करते हैं, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट. अब टाइप 1 टाइप 2 क्या है कि जैसे ही क्या, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. रिपोर्ट दैट कंप्राइज, इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है ये बताते हैं कि मैनेजमेंट बताएगा कि डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एट अ स्पेसिफाइड डेट. ये लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बताते हैं मैनेजमेंट का क्या कैसे क्या है, वो मैनेजमेंट डिस्क्राइब करेगा कि कैसे क्या हम लोग ने कंट्रोल्स वगैरह को अप्लाई किए हैं. और एक रिपोर्ट है बाय सर्विस ऑडिटर विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग रीजनेबल एश्योरेंस. यहाँ क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस देगा. ओपिनियन ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड रिलेटेड कंट्रोल्स एंड सुटेबिलिटी ऑफ डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स टू अचीव स्पेसिफाइड कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स. अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये टीओसी परफॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म नहीं कर रहा है, खाली ये कर रहा है. हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सर्विस ऑडिटर से ये पूछे कि कंट्रोल्स कैसे क्या है, कंट्रोल्स कैसे क्या है सर्विस और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उससे कंट्रोल्स कैसे क्या है. तो हम लोग हेल्प ले रहे हैं सर्विस ऑडिटर का. हम लोग टीओसी परफॉर्म नहीं करेंगे, हम लोग इसके थ्रू टीओसी परफॉर्म करवाएंगे और इसको बोलेंगे कि तुम टीओसी मतलब जो भी रिपोर्ट है वो इश्यू करो. अगर टाइप 1 में क्या होता है, ये खाली क्या करता है 315 परफॉर्म करके हम लोग को दे देता है, खाली अंडरस्टैंडिंग बता देता है कि कैसे क्या है यहाँ पर कंट्रोल्स. पर टाइप 2 में क्या हुआ, ये हम लोग को 315 परफॉर्म भी करके देगा, साथ में 330 में टीओसी भी परफॉर्म करेगा, दोनों वो हम लोग को करके देगा. ऐसा नहीं है कि टाइप 2 में क्या है कि वो ऐसे बताएगा कि हाँ यहाँ पर ऐसे कंट्रोल्स हैं, इस टाइप के कंट्रोल्स अगर हो रहे हैं एंटिटी के अंदर, और ये भी बताएगा कि साथ साथ में वो खुद भी परफॉर्म करके दिखेगा, टीओसी भी करेगा कि हाँ ये जो भी कंट्रोल्स है ये सच में एप्लीकेबल हो रहे हैं कि नहीं.
खाली ऊपर से, अगर ऊपर से देखना हो, खाली अंडरस्टैंडिंग करना हो तो टाइप 1, और अगर अंडरस्टैंडिंग प्लस उसने प्रोसीजर्स भी परफॉर्म किए हैं टीओसी, तो उसे हम लोग बोलेंगे टाइप 2 रिपोर्ट। तो क्या है कि रिपोर्ट यहाँ पर ये हो गया, खाली वहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग दे रहा है हम लोग को। फिर आता है कि रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। यहाँ क्या है कि टाइप 2 में क्या है कि ये डिस्क्रिप्शन डिजाइन, ये ऊपर ऊपर से हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी बता रहा है कि यहाँ ये ऐसे ऐसे कंट्रोल्स है, और साथ में उसने क्या है खुद भी परफॉर्म करके देखे, उसने टीओसी भी किया है, यहाँ पर उसने दोनों चीजें की है। टाइप 2 रिपोर्ट, अगर मुझे टीओसी पता करना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सच में वहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं। टीओसी मीन्स क्या है कि हम लोग खुद जाके एक बार सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर देखेंगे कि हाँ ये सही से हो रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो वहाँ पर वो ये भी करके देखेगा। और अगर मुझे लगता है कि मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की डिटेल्स भी चाहिए, तो मैं उससे टी टाइप 2 रिपोर्ट मांगूंगी सर्विस ऑडिटर से। अ रिपोर्ट दैट कंप्राइज डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर बाय द मैनेजमेंट, ये इसके बारे में बताएंगे, डिस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में मैनेजमेंट, प्लस ये भी बताएंगे, प्लस इसमें क्या है कि यहाँ पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हो रहा है, तो वो ये बताएंगे कि ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल है कि नहीं। रिपोर्ट बाय सर्विस ऑडिटर विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेइंग रीजनेबल एश्योरेंस दैट इंक्लूड्स सेम एज अबव, मींस जो भी है ऊपर जो लिखा हुआ होगा वही तो बताना, अंडरस्टैंडिंग तो बताना ही है कैसे क्या है कंट्रोल्स वगैरह, साथ में ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, सच में परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं वहाँ पर कंट्रोल्स, और डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ने क्या कैसे क्या परफॉर्म किया है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और उसका रिजल्ट्स वगैरह क्या क्या रहे उसको बताना होगा। अब आता है सर्विस ऑडिटर कौन होते हैं। ऑडिटर हु एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अश्योरेंस रिपोर्ट, टाइप 1 या फिर टाइप 2, टाइप 1 या फिर टाइप 2 ऑन कंट्रोल्स ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल्स पे, इंटरनल कंट्रोल्स। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर एंटिटी। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या होता है, जो भी इनके वहाँ पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड है, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड है बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि ये जैसे यहाँ पर ये जो भी है ये सर्विस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करती है कि ये खुद नहीं परफॉर्म करती है, ये खुद आउटसोर्स कर देती है। मींस आउटसोर्स होके आया, फिर से इन्होंने फिर से आउटसोर्स कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे। तो यहाँ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज बाय अनदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द यूजर एंटिटी। वो बोलेगा कि तुम मेरे लिए और परफॉर्म कर दो। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने बोल रहा है कुछ, तो उसको सर्विसेज देने बोल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट आर पार्ट ऑफ दोज यूजर एंटिटीज रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक मेन पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही जो भी यूजर ऑडिटर है वही उस पर ध्यान जाएगा, उसका रिस्पॉन्सिबल है। यूजर ऑडिटर क्या होते हैं, ऑडिटर हु ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द यूजर एंटिटी। अब यूजर एंटिटी क्या है, एंटिटी दैट यूजेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग ऑडिटेड। अब आता है रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग ये करना है, पहले तो अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना, अंडरस्टैंडिंग करना है कि कैसे क्या सर्विसेज वगैरह है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दी हुई है सर्विसेज, कैसा उनका वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह कैसे क्या है, पहले अंडरस्टैंडिंग लेना है, ऊपर ऊपर से देखना है। फिर आगे चल के हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं टीओसी करके या फिर सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर्स। सच में टी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि हम लोग सच में हम जाके परफॉर्म करते हैं जो भी प्रोसीजर्स हैं। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। Obtaining an understanding of the services provided by a service organization, including उनके internal controls. When obtaining understanding of the user entity, user auditor shall obtain understanding of how user entity uses services of a service organization in user entity's operation, including वो क्या क्या दिखेगा, nature of services provided by the service organization and significance of those services, कौन कौन से services वो perform कर रहा है, nature and materiality of the transaction process, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजर एंटिटी के बीच में कितना क्या इंटरेक्शन रहता है, यानी कैसे क्या, मतलब जैसे एग्जांपल कि यहाँ पर वो लोग प्रोसेस करते हैं और यहाँ ये लोग उसको सैंक्शन करते हैं, तो कैसे क्या इनके बीच में एक रहता है, लिंक रहता है, इंटरेक्शन। नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है इनका बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स,
और एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हम लोग को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ये रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा उसके सर्विसेज क्या क्या है। तो नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है नीचे, इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करके रखा है। नेचर ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से नेचर्स ऑफ सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं कैसे, मेरे को एंटिटी और मेरे को देखना है कि वहाँ फर्म के अंदर कि कैसे जो भी कंपनी है उसमें देखना है कि कैसे क्या ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं कैसे क्या पता करूँ, इन्फॉर्मेशन और नेचर ऑफ सर्विसेज मेरे को कैसे ऑब्टेन होगा, प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल फ्रॉम सोर्सेज, यूजर मैनुअल देख लूँ, सिस्टम ओवरव्यूज, टेक्निकल मैनुअल्स, contract or service level agreements between user entity and service organization, reports by service organization, internal auditor, regulatory authority, reports by service auditor, management letter if available। तो ये सब के थ्रू मुझे एक मुझे पता पड़ जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नेचर ऑफ सर्विसेज क्या क्या है। एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस रेलिवेंट टू ऑडिट, कौन कौन से अब सर्विसेज रेलिवेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था फिनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिलेटेड रहेगा वही हम लोग के मोस्टली रिलेटेड, हम लोग के वही इंपॉर्टेंट रहेगा चेक करना। मेंटेनेंस ऑफ यूजर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हम लोग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स, इनिशिएटिंग रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन एज एजेंट ऑफ द यूजर एंटिटी। तो ये सब हम लोग की क्या होगी, सर्विसेज रेलिवेंट टू द ऑडिट। फिर आते हैं डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कैसे क्या है, example degree of interaction, extent to which user entity able to and elect to implement effective controls over processing performed by the service organization। मीन्स यहाँ क्या है कि यूजर एंटिटी को उस पर विश्वास नहीं है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो कुछ हद तक वो खुद चेक करती है। एग्जाम्पल, हाई डिग्री कब बोलेंगे हम लोग, एग्जिस्ट व्हेन यूजर एंटिटी ऑथराइजेस ट्रांजैक्शन एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। मीन्स क्या करती है, वो खुद ऑथराइज करती है और खाली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ये बोल के रखी है, मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर होना है ये लोग एंटर होती है मेन यूजर एंटिटी, और जो भी प्रोसेस करना हो, जो भी एंट्रीज वगैरह पास करनी हो, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को बोल के रखा हुआ है। इन दीज सर्कमस्टांसेस प्रैक्टिकेबल फॉर यूजर एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर दोज ट्रांजेक्शन, क्योंकि मेन जो भी ऑथराइजेशन का काम यूजर एंटिटी ही कर रही है। When service organization initiates or initially records, processes and does accounting for user entities transaction, means जो भी काम है पूरा का पूरा यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। लोअर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। इन दीज सर्कमस्टांसेस यूजर एंटिटी मे बी अनेबल टू और मे इलेक्ट नॉट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स, यहाँ पर यूजर एंटिटी कंट्रोल नहीं कर पाएगी over these transaction at the user entity and may rely on controls at सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे को वहाँ देखना पड़ेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह सही है कि नहीं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे क्या है रिलेशनशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे प्रोवाइड फॉर मैटर्स सच एज, मुझे कैसे क्या रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द यूजर एंटिटी, कौन कौन से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है यूजर एंटिटी, and responsibility for initiating transaction relating to activities undertaken by the service organization, application of requirement of regulatory body, form, form of records to be maintained and access to them, indemnification, अगर कुछ भी यूजर एंटिटी इन इवेंट ऑफ परफॉर्मेंस फेलियर, कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा यूजर एंटिटी को, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कितना अगर वो परफॉर्म सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है अपना टास्क को परफॉर्म करने में। वेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड रिपोर्ट, वो टाइप 2 देगी या टाइप 1 रिपोर्ट वो देगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजर एंटिटी को, वो भी उसके बारे में पता करना है रिलेशनशिप। वेदर यूजर ऑडिटर राइट ऑफ एक्सेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द यूजर एंटिटी मेंटेन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, वो दिखेगा कि क्या मेरे पास राइट है क्या यूजर एंटिटी के जो भी रिकॉर्ड्स है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर मेंटेन कर रही है तो मैं वहाँ जाके देख सकता हूँ कि नहीं। Whether agreement allows direct communication between user auditor and service auditor. अब user auditor example may use service auditor to perform procedures on user auditor। मैं ना करके user auditor as an auditor मैं service auditor को बोल सकती हूँ तुम ये कर लेना, क्या क्या बोल सकती हूँ मैं, तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लेना, खुद चेक कर लेना वहाँ पर चीज़ें जो तुमको लग रही है कि तुमने 315 में जो रिस्क आइडेंटिफाई किया रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, तो वहाँ पर आप देख लेना कि वहाँ कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। Substantive procedures
on user entities, financial statement, transaction and balances maintained by the service organization. ये दो चीजें मैं सर्विस ऑडिटर को बोल सकती हूँ, तुम मेरे जगह परफॉर्म कर देना। अब क्या है कि व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, पहले हम लोगों ने क्या किया था, अभी 315 कर रहे हैं हम लोग, अंडरस्टैंड कर रहे हैं 315 में। पहले हमने एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंड किया, अब उसके इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब यहाँ इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है 315 में। व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, यूजर ऑडिटर shall evaluate design and implementation of relevant controls at the user entity that relate to the services provided by the service organization, including those applied to transaction processed by the service organization. वो दिखेगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं और इसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स यूजर एंटिटी ने क्या क्या लगा के रखे हुए हैं, तो वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेगा। यूजर एंटिटी में एस्टैब्लिश कंट्रोल्स ओवर service organization service that may be tested by user auditor and that may enable user auditor to conclude that user entities controls are operating effectively for some or all of the related assertions regardless of controls in place at the service organization. If user entity example uses service organization to process its payroll transaction, user entity may establish controls over submission and receipts of payroll information that could prevent or detect material misstatement. Means यहाँ पर क्या है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर यूजर एंटिटी भी अपने ऊपर कंट्रोल्स लगा रही है इसके रिलेटेड। दिस कंट्रोल्स में इंक्लूड कंपेयरिंग डेटा सबमिटेड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोगों ने डेटा दिया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को और क्या हम लोग को रिसीव हो रहा है रिपोर्ट, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर ये रिकम्प्यूट करेंगे सैंपल ऑफ पेरोल अमाउंट्स फॉर क्लरिकल एक्यूरेसी एंड रिव्यूइंग टोटल्स ऑफ अमाउंट ऑफ पेरोल फॉर रीजनेबलनेस। यहाँ हम लोग खुद कैलकुलेशन वगैरह करेंगे। अब क्या आता है, इफ यूजर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूजर एंटिटी, यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन दैट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन और ऑफ द मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर ऊपर से मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली तो मैं अब क्या करूँगी, मैं या तो इन चारों में से कोई एक या फिर कॉम्बिनेशन लगा के मैं ऑब्टेन करने की कोशिश करूँगी। क्या कर सकती हूँ, मैं ऑब्टेन कर सकती हूँ टाइप 1 या टाइप 2, क्योंकि ये ऑडिटर है जो भी सर्विस ऑडिटर ने प्रोवाइड की है उसके थ्रू मेरे को अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू यूजर एंटिटी कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दो। मैं क्या करूँगी, थ्रू यूजर एंटिटी कनेक्ट करूँगी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, आप मेरे को बताओ कि कैसे क्या आपके कंट्रोल्स वगैरह वहाँ परफॉर्म हो रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग वगैरह लूँगी मैं उनके सर्विस वगैरह को लेके। विजिटिंग, मैं क्या कर सकती हूँ, विजिट कर सकती हूँ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट रेलिवेंट कंट्रोल्स। यूजिंग अनदर ऑडिटर परफॉर्म प्रोसीजर्स प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट रेलिवेंट कंट्रोल्स। मैं दूसरे ऑडिटर के थ्रू भी अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकती हूँ। अब यूजर ऑडिटर डिसीजन एज टू विच प्रोसीजर्स इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, मैंने बताया था कि एक से या एक से ज़्यादा हम लोग ऊपर ये जो 4 प्रोसीजर्स में से यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या क्या, जैसे यूजर ऑडिटर डिसीजन कि इंडिविजुअली करना है या फिर कॉम्बिनेशन करना है, टू अंडरटेक टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू प्रोवाइड बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क और मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन रिलेशन टू यूजर एंटिटीज यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मे बी इन्फ्लुएंस्ड। कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, size of both user entity and service organization, complexity of the transaction, कैसा क्या है complex at the user entity and complexity of the services provided by the service organization। अगर ज़्यादा complex है तो मैं एक से ज़्यादा मैं procedure perform कर सकती हूँ, मैं एक से ज़्यादा यहाँ पर procedure perform कर सकती हूँ। Location of the service organization, user auditor may decide to use another auditor to perform procedure at service organization on user auditor behalf if service organization, अगर वो खुद ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बहुत दूर में सिचुएटेड है तो यहाँ पर यूजर ऑडिटर का पॉसिबल नहीं कि वो जाके वहाँ पर प्रोसीजर परफॉर्म करे, तो वो क्या कर सकता है, वो सर्विस ऑडिटर को बोल सकता है तुम परफॉर्म कर लेना मेरे बिहाफ में। whether procedure expected to effectively provide user auditor with sufficient and appropriate auditors। मेन उसका काम क्या है, sufficient and appropriate auditors, क्या उसको वो मिल रहा है कि नहीं। नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन यूजर ऑडिटर एंड सर्विस ऑडिटर, तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करना है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिकेट सर्विस ऑडिटर टू रिपोर्ट
ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1। खाली डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन के बारे में खाली रिपोर्ट करना होगा, अश्योरेंस देना होगा, तो उसको टाइप 1। और अगर उसके इफेक्टिवनेस के बारे में भी अगर रिपोर्ट करना होगा, अश्योरेंस देना होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2। उसके साथ साथ अगर डिस्क्रिप्शन के साथ साथ हम लोग को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में देना है, तो हम लोग उसको टाइप 2 बोलेंगे। अब आता है कि टाइप यूजिंग अ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट to support the user auditor's understanding of the service organization. In determining sufficiency and appropriateness of the audit evidence provided by the type 1 and type 2, जो type 1 and type 2 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो सही है कि नहीं, तो वो क्या करेगा यूज़र ऑडिटर, वो खुद पहले सेटिस्फाई करेगा जो ये बना रहा है सर्विस ऑडिटर है, वो कंपेटेंट है कि नहीं। वो चेक करेगा सर्विस ऑडिटर प्रोफेशनल कंपेटेंस क्या है, प्रोफेशनल कंपेटेंस देखिए कितना पढ़ा लिखा है, वो कैसे क्या है। पर एक्सेप्ट अगर वो मेंबर ऑफ द आईसीआई है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। एंड इंडिपेंडेंस, कितना इंडिपेंडेंट है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। एडिक्वेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स यूज्ड अंडर द टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, अब कितना एडिक्वेट है। इफ यूजर ऑडिटर प्लान टू यूज, अगर उसने तो ये सोच लिया कि हाँ ठीक है मैं अब टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट में यूज करूंगी, जैसे यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में यूज़ करूँगी अंडरस्टैंडिंग को लेने के लिए कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्या कंट्रोल्स वगैरह है, कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग है सर्विसेज को लेके। तो अब क्या करना है, इफ यूजर ऑडिटर प्लान टू यूज टाइप 1 एंड टाइप 2 एज ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट यूजर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रोल एज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूजर ऑडिटर shall evaluate whether description and design of the control at service organization is at a date और फॉर अ पीरियड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द यूजर। वो जो जिसका उसको अभी 315 भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग ही ले रहे हैं। यहाँ पर मैं टाइप 1 और टाइप 2 को हेल्प यूज करके मैं अंडरस्टैंडिंग ले रही हूँ। क्या वो जो जो भी बता के देखेगा, वो जो डिस्क्रिप्शन वगैरह बता के रखा हुआ है डिजाइन और डिस्क्रिप्शन को लेके, वो जितना उसको पीरियड के लिए चाहिए था उतना के लिए है कि नहीं। Evaluate sufficiency and appropriateness of evidence provided by the report for understanding of the user entity's internal controls and determine whether complementary user entities control identified by the service organization relevant to the user entity, and if so obtaining understanding of whether यूजर एंटिटी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सच कंट्रोल्स। जो भी जैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सोच को बता के रखा हुआ है कि हम लोग इस टाइप के कंट्रोल्स अपने जो भी यूजर एंटिटी अपने ऊपर एप्लीकेबल करेगी, वो सच में एप्लीकेबल है कि नहीं, वो भी वो चेक करेगा। Type 1 and Type 2 report, along with information about user entity, may assist user auditor in obtaining understanding of aspects of the control at the service organization that may affect processing of the user entities transaction। तो क्या क्या वो अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगा टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, कौन कौन सी चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग गेन करने में हेल्प करेगा। फ्लो ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन थ्रू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन पॉइंट्स इन ट्रांजेक्शन फ्लो, वेयर कहाँ उसको मटेरियल स्टेटमेंट नजर आ सकते हैं, and control objectives at the service organization that are relevant to the user entity's financial statement assertions, whether controls of the service organization suitably designed and implemented to prevent or detect processing errors that could result in material misstatement। तो ये सब चीज़ों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर वो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट वो अगर यूज़ करता है तो। अब आता है कि टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट दैट इज एज ऑफ अ डेट और फॉर अ पीरियड आउटसाइड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर वो जो टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट है वो रिपोर्टिंग जो पीरियड है जो यूजर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा जिस पीरियड के लिए उसके अलावा है, आउटसाइड है, तो वो क्या करेगा, मे असिस्ट यूजर ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स, कि पहले क्या कंट्रोल्स हुआ करते थे तो उसके बारे में थोड़ी सी उसको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है at the service organization if report supplemented by the additional current information, because ये current information तो चाहिए उसको, but अगर उसको पिछले वाला भी देख रखा हुआ है तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। If service organization description of the controls is of a date or of a period that precedes beginning of the period under audit, user auditor may perform procedure to update information in type 1 and type 2 report। अगर उसके पहले का है, उसके ऑडिट के पहले का इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपडेट कैसे कर सकता है टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट को, वो डिस्कस करेगा चेंजेस एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद यूजर एंटिटीज पर्सनल who would be in a position to know about such changes, जो भी चेंजेस वगैरह के बारे में डिस्कशन करेगा, एंड रिव्यूइंग करंट डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस इश्यूड बाय द
सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कसिंग चेंजेस विद द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, वो बात करके भी पता कर सकता है। अब आता है रिस्पॉन्ड करना। 330 के अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे हम लोग। हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हाँ यहाँ पर रिस्क हो सकता है, अब हमें को रिस्पॉन्ड करना है। तो ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंसर्निंग रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शन अवेलेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स। क्या मुझे, मैं यहाँ यूजर एंटिटी में ही मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूजर एंटिटी में ही मिल सकता है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा? परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म दोज प्रोसीजर एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑन यूजर ऑडिटर बिहाफ। वो क्या करेगा? ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कोई दूसरा ऑडिटर को भी वो यूज कर सकता है कि तुम जाके वहां परफॉर्म करो। In determining nature and extent of audit evidence to be obtained in relation to balances representing assets held or transaction undertaken by the service organization on behalf of the user entity, कितना एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस मेरे को ऑब्टेन करना है किसी भी ट्रांजेक्शन्स को लेके, कितना हद तक मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है in relation to the assets held or transaction undertaken by the service organization, following procedure may be considered by the user auditor। वो क्या कर सकता है? कैसे क्या वो ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस? वो क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स हेल्ड बाय द यूजर एंटिटी। पहले तो खुद वो यूजर एंटिटी में चेक करेगा कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह के। अब यहाँ वो सच में काम कर रहा है, सच में प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है। पहले तो उसने खाली अंडरस्टैंडिंग ली थी ऊपर ऊपर से, अब यहाँ वो सच में इंस्पेक्ट वगैरह कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को। रिलायबिलिटी ऑफ दिस सोर्स एविडेंस डिटरमाइंड बाय द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब पहले तो रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करेगा यूजर एंटिटी में, या तो इंस्पेक्ट करेगा वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, पर वो दिखेगा कि यूजर ऑडिटर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट के थ्रू भी हो सकता है बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यूजर ऑडिटर में यूज अनदर ऑडिटर, या तो अनदर यूजर ऑडिटर का भी यूज कर सकता है। कंफर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है ऑफ द बैलेंस एंड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द सर्वर, को कॉल करके या फिर ईमेल करके वो पूछ सकता है। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स on records maintained by the user entity or on records received from the service organization। एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकता है। अब आता है टीओसी। टीओसी को लेके टीओसी कब परफॉर्म करेगा वो? when user auditor risk assessment includes expectations that controls at service organization operating effectively। अब उसको क्या हुआ, जब उसने असेसमेंट किया था 315 में, तो उसको ऐसे लगा कि जो भी कंट्रोल्स वगैरह है ना वो अच्छे से हो रहे हैं, तो वो क्या करना चाहेगा? वो टीओसी करना चाहेगा रादर देन सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो वो ये सोचने लग जाएगा कि मैं टीओसी करके मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम करने पड़ेंगे, मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल्स या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे कम करने पड़ेंगे, मैं ज़्यादा विश्वास टीओसी में ही करूंगी। तो वो क्या करेगा? यूजर ऑडिटर शैल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट, तो वो चेक करेगा कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव हो गए तो उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करने की जरूरत है। फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो वो कैसे ऑब्टेन कर सकता है? अब जो भी ऑडिट एविडेंस चाहिए अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, ऑब्टेन कर सकता है वो टाइप 2 रिपोर्ट, क्योंकि टाइप 2 रिपोर्ट के ही अंदर ही बता के रखते हैं कि टीओसी के बारे में टाइप 2 के अंदर ही होता है, इसलिए ऑब्टेनिंग टाइप 2 रिपोर्ट। परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट टीओसी एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो जाके टीओसी वहाँ परफॉर्म कर सकता है, या फिर किसी अनदर ऑडिटर को बोल सकता है कि तुम मेरी बिहाफ में वहाँ पर टीओसी परफॉर्म कर दो। अब आता है कि यूजर ऑडिटर SE330 टू डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर वो बता रहेगा कि टीओसी कब कब परफॉर्म करना है। ये रिक्वायरमेंट कब अराइज होती है? जब ऑडिटर को लगता है असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट में लगता है कि एक्सपेक्टेशन है उसकी कि कंट्रोल्स है ना कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, और वो रिलाई करना चाहता है उस कंट्रोल पे, ताकि उसे सब्सटैंटिव प्रोसीजर कम से कम परफॉर्म करना पड़े। अब आता है कि या तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन कुछ नहीं काम, सब्सटैंटिव प्रोसीजर से मेरा काम नहीं होगा, मुझे कंट्रोल्स पे रिलाई करना होगा, और इन कॉम्बिनेशन विद द टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल एट यूजर एंटिटी। या तो वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर अलोन कुछ नहीं कर पा रहा है, या फिर खाली यूजर एंटिटी के जो भी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल को लेके, या फिर कॉम्बिनेशन में बात करें तो वो हम लोग को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिटेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे।
यहाँ पे यूजर एंटिटी के जो कंट्रोल्स उसको तो चेक कर लिया, पर उस पे उसको कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डिनेंस नहीं मिला है, तो वो टीओसी पे जाएगा। अब आता है कि यूजिंग अ टाइप टू रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस दैट कंट्रोल्स एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब मैं यूज कर रही हूँ टाइप टू रिपोर्ट को, क्योंकि वहाँ पर उसने अश्योरेंस दिया है कि वहाँ पर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, जो भी सर्विस ऑडिटर है उसने अश्योरेंस दिया है कि ऑपरेटिंग ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल कैसा क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर मैं टाइप टू रिपोर्ट को अगर यूज करती हूँ तो इफ इट अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ 16 ए, जो भी 16 है ये वाला, इसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने टाइप टू रिपोर्ट उनसे ऑब्टेन की थी। तो अगर उसने ऑब्टेन की है तो यूजर ऑडिटर प्लान्स टू यूज टाइप टू रिपोर्ट में यूज करूंगी एज ऑडिट एविडेंस that controls the service organization operating effectively. User auditor shall determine whether service auditor provides sufficient and appropriate audit evidence about effectiveness of the control. वो दिखेगा कि जो टाइप टू रिपोर्ट में उसको sufficient and appropriate audit evidence मिल रहा है कि नहीं about the operating effectiveness of the control. Evaluating whether description, design and operating effectiveness of the control at service organization is at a date or for a period that is appropriate period के लिए है कि नहीं. Evaluating whether test of controls performed by service auditor and result thereof as described in the service auditor report are relevant to the assertion in user entity's financial statement and provide sufficient and appropriate audit evidence to support user auditor risk assessment. Determining whether complementary user entity control identified by the service organization relevant to the user entity, और उसका अंडरस्टैंडिंग लेना है कि सच में वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है कि नहीं. Evaluating adequacy of the time covered by the TOC and time elapsed since performance of the TOC. तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का वो ये दिखेगा कि ऑर्डर प्रोवाइड सफिशिएंट, ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डिनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. फिर आता है कि टाइप टू रिपोर्ट सेटिस्फाई नीड्स ऑफ सेवरल डिफरेंट यूजर्स. तो अब यहाँ पर टाइप टू रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए रहेंगे, पर उसको जो यूजर ऑडिटर को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से रेलिवेंट है मेरे लिए. तो यहाँ पे क्या करेगा, रेलिवेंट टीओसी एंड रिजल्ट्स ऑफ इवैल्यूएटेड डिटरमाइन दैट सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल. तो कौन कौन से फैक्टर्स को वो देखेगा, टाइम पीरियड कवर बाय द टीओसी, स्कोप ऑफ द सर्विसेज ऑफ द ऑडिटर्स वर्क एंड सर्विसेज एंड प्रोसेस कवर, रिजल्ट्स ऑफ दोज टीओसी. तो ये सब फैक्टर्स वो देखेगा. It may also be necessary for user auditor to obtain additional evidence about significant changes to the relevant controls at the service organization which are outside of period covered by the type 2 report or determine additional audit evidence. यहाँ additional audit evidence के बारे में बात करके रखा हुआ है. Relevant factors in determining what additional audit evidence to be obtained about controls at service organization outside the period covered by the service auditor report include. कौन कौन से मेरे को आउटसाइड द सर्विस, जो भी आउटसाइड द पीरियड है उसके लिए भी मेरे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा. तो कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड करेंगे, कितना रिस्क सिग्निफिकेंट है, स्पेसिफिक कंट्रोल्स टेस्टेड ड्यूरिंग इंटरमीडिएट पीरियड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस since they are tested, degree to which audit evidence about operating effectiveness of those control obtained, length of the remaining period, extent to which auditor intends to reduce further substantive procedure based on reliance of the controls, effectiveness of the control environment and monitoring of the controls. तो ये कुछ फैक्टर्स है वो देखेगा. डिटरमाइन जो फैक्टर्स रेलिवेंट फैक्टर्स है जो हेल्प करेंगे डिटरमाइन करने की व्हाट एडिशनल ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड. अब मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ता है डेफिशिएंसीज को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को. कौन कौन से, एनी मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द यूजर एंटिटी एंड दोज आइडेंटिफाइड एज रिजल्ट ऑफ द ऑब्टेन. जो भी मॉनिटरिंग वगैरह कंट्रोल्स से रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए तो वो बताएगा उसको. Instances where complementary user control noted in type 1 and type 2 are not implemented. जो भी type 1 and type 2 में लिखा हुआ है कि ये type 1 या type 2 रिपोर्ट में ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो भी यूजर एंटिटी ये परफॉर्म करेगी ये सब कंट्रोल्स, पर वो देख रहा है कि अगर ये सब परफॉर्म ही नहीं हो रहा है यूजर एंटिटी में तो वो बताएगा उनको. Controls needed at the service organization that do not appear to have been implemented or not specifically covered by the, जो होना चाहिए था उन्होंने वो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट नहीं किया अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तो वो भी रिपोर्ट करेगा वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को.
फिर आता है टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट दैट एक्सक्लूड द सर्विस ऑफ द सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज कब इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में जानना, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनकी सर्विसेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट कर जा रही है। If user auditor plans to use type 1 and type 2 report that exclude services provided by the sub-service organization। यहाँ क्या सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की उस पे उसने एश्योरेंस ही नहीं दिया है उसके सर्विसेज पे, और जो भी सर्विस ऑडिटर ने, एंड दो सर्विसेज वो इम्पॉर्टेंट है एंटिटी के पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। तो यूजर ऑडिटर क्या करेगा, वो ये कि पूरा का पूरा ऐसे वो जाके चिपका देगा वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है इस ऐसे की वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। मीन्स उसका भी हम लोग को 315 करना पड़ेगा, 330 भी करना पड़ेगा। If service organization uses सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट में या तो इंक्लूड कर सकते हैं या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं उनके बारे में। दीज टू मेथड्स उसको बोलते हैं इंक्लूसिव और कार्व आउट मेथड हम लोग बोलते हैं। इफ टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट एक्सक्लूड्स कंट्रोल्स सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा ऐसे वहां जाके हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यूजर ऑडिटर क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे जाके जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा, अगर जो भी सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट है वो एक्सक्लूड करती है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स को लेके। अब क्या आता है रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर। व्हेन यूजर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन, यहाँ पर उसको क्या हुआ, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डिनेंस मिला ही नहीं रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसको पता ही नहीं चला कि क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को ये लोग। तो वो क्या करेगा, रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट। यहाँ क्या होगा, हम लोग की लिमिटेशन आ गई है। दिस मे बी द केस व्हेन, तो हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे अपने ओपिनियन को SA 705 के अकॉर्डिंग। तो दिस मे बी द केस व्हेन ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उसको बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सर्विसेज परफॉर्म हो रही है, एंड डज नॉट हैव द बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन। And user auditor risk assessment include expectation that controls are operating effectively, and user auditor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence about operating effectiveness of the control। उसको लगा था कि हाँ कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, उसको पहले अंडरस्टैंडिंग में ऐसा लगा था 315 में कि वहाँ कंट्रोल्स अच्छे से काम कर सकते हैं, पर बाद में चल के देखा तो उसको कोई ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं जिससे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं हाँ सही से वहाँ कंट्रोल्स इफेक्टिवली काम हो रहे हैं कि नहीं। Sufficient and appropriate evidence only available from the records held by the head of the service organization, unable to obtain, वहाँ उसके पास जाने का डायरेक्ट एक्सेस है ही नहीं अगर, तो वो कैसे क्या ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, अगर उसके पास एक्सेस ही नहीं है। अगर उसके पास एक्सेस ही नहीं है तो वो कैसे एक्सेस करेगा, तो यहाँ पर एक लिमिटेशन इन दी स्कोप आ जाता है। अब क्या होता है कि यूजर ऑडिटर शैल नॉट रेफर वर्क ऑफ द सर्विस ऑडिटर इन यूजर ऑडिटर रिपोर्ट। आपको नहीं बताना कि मैंने सर्विस ऑडिटर का वर्क को यूज किया है containing unmodified opinion unless required by the laws and regulation। if such reference required, अगर required भी है laws and regulation के, तो यूजर ऑडिटर को shall indicate that reference not diminish, उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम नहीं होती है। if reference to the work of service auditor relevant to the understanding of the modification, अगर उसने modified opinion दिया है और सर्विस ऑडिटर की जो भी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर वो बताना ज़रूरी है उसके बारे में, तो यूजर ऑडिटर वो की वही चीज़ें लिखेगा कि सच डिफरेंस दैट नॉट डिमिनिश यूजर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई है तो उसमें भी उसको बताना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट होता है SA 402। थैंक यू।